अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, गुज़िश्ता कल यानी बीते कल बिहार की राजधानी पटना में हालांकि घटनाएं तो कई घटी, लेकिन दो बातें ऐसी हैं जो अहम रही। एक, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो जेपीसी की मीटिंग है वो काफ़ी अहम रही। और दूसरा, जनसुराज बेदारी कारवां जिसमें मुसलमानों की जो है शमूलियत थी, मुसलमानों को वहाँ जमा किया गया था। और मुसलमानों के बीच प्रशांत किशोर ने कई बातें कही, कई तरह की जो है उन्होंने अज़्म लिए और उन्हें कहा कि किस तरीके से वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये है कि जब-जब सियासत की बात होती है, जब-जब चुनाव की बात होती है, तो मुसलमानों की बात ज़रूर होती है। 2 बातें हैं, समझना चाहेंगे। हमारे साथ स्वराज के ज़िला मुख्य प्रवक्ता निहाल अख्तर अलीक साहब हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका निहाल साहब। जी। सर, सबसे अहम चीज़ ये है, जानना चाहेंगे कि 2 बातें जो हुई कल, जो जनसुराज की बेदारी कारवां हुई उसमें मुसलमानों की बात की गई, लेकिन कल ही पटना की जो धरती है वहाँ पर जेपीसी की मीटिंग में कहा जा रहा है कि वहाँ से जदयू वाले नदारद रहे। समझना चाहेंगे कि जनसुराज वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या सोचती है, क्या मत रखती है, और अगर कोई पार्टी जो मुसलमानों के होने का दम भरती है और मुसलमानों के मसाइल से नदारद रहती है, गायब रहती है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? बताएं सर। ये सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जेपीसी की मीटिंग में जन स्वराज के लोग तो नहीं थे, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, बिहार के तमाम मुसलमानों को, ख़ास करके सीमांचल के मुसलमान जो हम जहाँ से हम हैं, और मैं उन तमाम लोगों की तरफ मैं मुख़ातिब होता हूँ कि वक्फ बोर्ड ये खुद की बोर्ड है, इस्लामिक बोर्ड है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वक्फ पे दी हुई ज़मीन, जितनी भी जायदाद दी जाती है, अपनी मर्ज़ी से तोहफ़े के तौर पर दी जाती है। इस्लामिक तरीके से शुरू से चल रहा है, आज से नहीं, सदियों से। तो आज ये इस बिल में जो हमारे इसलिए जाती है ताकि फलाही काम हो, रिफाई जी, काम हो। इसके लेकिन दी एलिगेशन है कि सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार जो है जबरन इसको कहीं न कहीं जो है साहब इन ज़मीनों को हथियाना चाहती है। ऐसा एलिगेशन है, आरोप है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुँ। जो हमारा जो हम लोग का जो मानना है, हमारे इस्लाम में यही कहा गया है कि भाई ये ज़मीन अगर हम देते हैं तो अपने फलाह के लिए देते हैं। कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कहीं मकतब है, कहीं कुछ है, कहीं हर तरह के जो जिस तरह के समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जनसुराज बेदारी कारवां जिसमें मुसलमानों की जो है शमूलियत रही, जानना चाहेंगे कि मुसलमानों के किन मुद्दों को लेकर, किन इश्यूज़ को लेकर कल बात हुई और क्या लगता है लोग आपकी बातों पर एतमाद कर पाएँगे सर? मैं पहले भी कहा है कि वक्फ बोर्ड के साथ मैं हूँ, मैं उसके साथ स्टैंड हूँ, और वक्फ बोर्ड को हम लोग जो है मोदी के मंसूबे को हम पानी फेरेंगे। उनके मंसूबे को हम बेबुनियाद जो मंसूबा बना करके जो ढोल पीट रहे हैं, उस ढोल को बंद कर देंगे। ये मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी जायदाद है। वो अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, तरक्की के लिए ज़मीन देते हैं, फराहम करते हैं और उसके फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। दूसरी बात, कल जन स्वराज बेदारी कारवां हमारे पटना हज भवन से रवाना हुई है, जिसमें हरी झंडी हमारे रहनुमा, हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने हरी झंडी दिखाएं, और ये तमाम बिहार के तमाम ज़िलों में, पंचायतों में, गाँव में जाएंगे और बेदार करेंगे। निहाल साहब, एक बात और जानना चाहूँगा। कल मैंने प्रशांत किशोर जी की स्पीच सुनी। उन्होंने कहा कि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीसी छात्रों के लिए, मुसलमान नदारद रहे। ये किस तरह की बात? उन्होंने अगर ये बात कही तो उसके पीछे लॉजिक क्या, ज़रा समझाएँ? इसके पीछे लॉजिक यही है रहा कि मंथन कर रहे हैं, हम लोग चिंतन मंथन कर रहे थे कि इतनी तादाद में लोग रोज़ सड़कों पर उतरे हैं, बीपीएससी छात्राएँ, लेकिन वहाँ पे मुसलमान जो नहीं नज़र आए, बच्चे नज़र नहीं आए। कारण यही नज़र आया कि जो हम लोग ने देखा है, समझा, ये समझ में आया कि मुसलमान किसी एजिटेशन में जब जाते हैं तो उनको जो है पकड़ के सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। उससे उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आपके एग्ज़ाम, आपको मालूम होगा, एनआरसी, सीएए में एनपीआर जो भी है, लगा था 2 साल पहले, 2020 में जो शुरू हुआ था, उसमें कई सारे निर्दोष बच्चे ने उनको पकड़ा और सलाखों के पीछे भेज दिया।
तो लगता है यहाँ के स्टूडेंट को लग रहा है, मुसलमान बच्चों को ये लग रहा है कि अगर हम एजिटेशन में जाते हैं, धरना में जाते हैं, तो हो सकता है कि वही हाल मेरे साथ भी ना हो जाए। इसी डर से वो पीछे हट गए। लेकिन उन लोगों की जो है आपसी सहमति हम लोगों के साथ है, जन स्वराज के साथ है, छात्र संगठन के साथ है, और हम इस मुहिम को अभी जारी रखे हैं और जारी रखेंगे ही, क्योंकि छात्र का मामला है। छात्र को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों बताते चलें कि कल जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए एक बात कही जो बड़ी सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी छात्रों के प्रोटेस्ट में या दिगर प्रोटेस्ट में मुस्लिम बच्चे बच्चियां आने से कतराते हैं, घबराते हैं, जज्बा है उनके अंदर, डरते हैं। डरते किससे हैं? डरते हुकूमत से हैं, डरते पुलिस प्रशासन से हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनको अलग अलग मामलों में फंसाया जा सकता है। यही बात अभी निहाल साहब कह रहे थे। इसमें दो बातें आ रही है। एक पार्टी ऐसी है जो डराती है, और एक पार्टी ऐसी है जो फायदा उठाती है। ये दो बातें बहुत अहम बात मैं कर रहा हूँ। तो कौन डराती है और कौन फायदा उठाती है? एक बीजेपी है जो और एक महागठबंधन है। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी कहती है कि भाई इसको अगर हम एक तरफ करेंगे तो हमारा फायदा होगा। महागठबंधन कहती है कि तुम उससे डरोगे, डरो, वो नहीं दोगे साथ तो फिर हम बीजेपी निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि फायदा किसको पहुंच रहा है? महागठबंधन को फायदा उठा रहा है, डरा रहा है बीजेपी से। तो दोस्तों लगातार हम आपको निहाल अख्तर अली साहब से मिला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड को आप अगर देखिएगा ध्यान से तो दरअसल ये टी प्लांटेशन है, चाय का बाग है ये। और ये हम क्यों दिखा रहे हैं आपको, इसके पीछे वजह है। वजह ये है कि जिस जगह से ये वीडियो शूट किया रहा है, ये ज़मीन किशनगंज सीमांचल की ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ है, यहाँ की पैदावार ज़बरदस्त है। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत की जानिब से ना तो प्लांटेशन की कोई सुविधा है, ना ही जो है बीज की कोई बेहतर सुविधा है, और ना ही जो है सारे किसानों को खाद जो है मुहैया कराई जाती है। ये वो इश्यूज़ हैं जिनको अगर हल कर दिया जाए तो किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। हालाँकि हमारे नेता लोग जो है वो कहते हैं कि भैया हम किसान हितैषी हैं, हम गाँव हितैषी हैं। हमारे जो निहाल साहब हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, इनसे समझना चाहेंगे, क्या किसानों के लिए कुछ रोड मैप है इनके ज़हन में? जी बिल्कुल, रोड मैप है हमारे साथ। हम लोग किसानों के लिए हैं, खड़े हैं। मैं बता दूं कि पहले जहाँ पे आप जिसकी बयान कर रहे हैं टी गार्डन की, ये बिहार का यही ज़िला है जहाँ पे टी गार्डन है। बिहार के और ज़िले में भी टी गार्डन हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं है इसकी वजह जाननी चाहिए आपको। वजह ये है कि यहाँ पे कोई टी बोर्ड है नहीं बिहार में। बंगाल में टी बोर्ड है, प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन रेट आपके पास नहीं है। रेट बंगाल तय करता है। हमारी जन स्वराज पार्टी आएगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे बिहार में टी बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करूँगा। किसानों के लिए फ़ायदा की बात करूँगा। किसानों को जो है एक उचित मूल्य पर, जो सब्सिडी पर जो उसकी खाद वगैरह दी जाती है, मैं उसको दिलाने का काम करूँगा। किसानों के खेत में मजदूर जो काम करेंगे, मनरेगा से जोड़ने का काम करेंगे। उनको, किसानों को कम पैसे में ज़्यादा मजदूर मिलेगा और आसानी से वो खेती कर सकते हैं। तो किसान के लिए, मजदूरों के लिए जो हमारे रोड मैप है, उसको बखूबी लोगों को बताना चाहेंगे, और हम ये बताने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके बीच में, आपके इलाके में एक चाय बागान ही नहीं, आपके इलाके में गन्ने की खेती काफ़ी होती है, आपके इलाके में अनानास पाइनएप्पल की खेती होती है, अनानास की खेती होती है, ड्रैगन फ्रूट भी आने लगा है। इस तरह से अगर हम लोग छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो जो बाहर पलायन करके चले गए हैं, उन पलायन लोगों को बुलाएंगे, अपने घर में स्वरोजगार होगा और खुशहाल की ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे नौजवानों को मैं आह्वान करता हूं कि देर है अंधेर नहीं है, अब वो दिन करीब आ चुका है। आपके बीच में आपकी जन स्वराज पार्टी के रहनुमा आपके बीच आ चुके हैं। एक बार मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ये सीमांचल और ख़ास करके किशनगंज इलाका एक नई तारीख और नई तहरीर लिखा जाएगा। जाहिर है आप अपने आप को एक प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आपके हिसाब से
किशनगंज के वो कौन से इश्यूज हैं, वो कौन से मुद्दे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो उन मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से? एजुकेशन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, और जो पलायन है, पलायन को रोकने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए रोड मैप तैयार किए हैं हम लोग कि वहाँ के लोगों को स्किल के मुताबिक हम लोग ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे मार्केट जो इस तरह का प्रोडक्शन होगा उससे मार्केट को लिंक करेंगे, फिर इंडस्ट्री बैठाएंगे, सेटअप करेंगे, और छोटे छोटे घरेलू इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होगा, हर घर में रोजगार होंगे, और ये सप्लाई जो होगा हम इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि युवाओं में जोश होगा, अपने घर में रह के, परिवार के बीच में रह करके काम करेंगे, और आमदनी का जरिया जो है यहीं से मिलेगा, और खुशहाल की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये हमारा रोड मैप एक हो गया। दूसरा, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भी इस पोठिया में डिग्री कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, आईटीआई कॉलेज नहीं है, कहीं नहीं है। तो क्या ये सीमांचल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं लोगों से यही बात, जब यहाँ भी जाता हूँ मैं यही बात करता हूँ कि अगर हमारी सरकार आई और हमको अगर यहाँ से लोगों ने मौका दिया खिदमत करने का, तो सबसे पहले मैं बीएड कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, डिग्री कॉलेज का स्थापना करूँगा, और विद इन 1 महीने के अंदर स्थापना करके दिखा दूंगा मैं। यहाँ के नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ के लड़के लड़कियाँ यहीं से बीएड करेंगी, अपनी मुस्तकबिल खुद संभालेंगे। और दूसरी बात कि जो होनहार बच्चे हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग से कोचिंग का व्यवस्था इंतज़ाम करेंगे, और यहाँ से हम लोग जो है हज़ारों बच्चों को भेजने का कोशिश करेंगे। तीसरी बात कि सब अहम बात लग रहा है कि हमारे जो बिहार है, ये सीमांचल का इलाका है, किशनगंज ये जो इलाका है, यहाँ पे सुरजापुरी का काफ़ी तादाद है। रिजर्वेशन के मामले में हमारा एनेक्सर 2 में नाम रखा गया है। एनेक्सर 1 में अगर इसकी दर्जा दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक दिलाएंगे, और इससे क्या होगा कि लड़के जो है बीपीएससी यूपीएससी में आसानी से 2, 4, 5 आएंगे, तो हमारे अपने क्षेत्र का विकास भी होगा। देखिए, वो सब बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं कि दरअसल ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने जैसा है। आप तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, जिन लोगों को काम करना नहीं आता तो बोलेंगे। हम लोग के काम करने के लिए आए हैं, पीछे उलट के देखने वाले नहीं हैं। दूसरी बात है कि हम भाजपा की लड़ाई तो हमारी शुरू से रहा। मैंने कहा ना कि वक्फ बोर्ड के साथ मैं खड़ा हूँ, वक्फ बोर्ड के साथ मैं मोदी के जितने भी मंसूबे हैं मुसलमानों के खिलाफ, मैं उसको होने नहीं दूंगा। यह हमारी पार्टी होने नहीं देगी, क्योंकि हमारी पार्टी के सर्वा सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने साफ क्लियर कर दिया है कल कि मैं मुसलमानों के साथ, पूरे बिहार के मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। अगर कोई मुसलमान बच्चे बेकसूर सलाखों में पीछे हैं तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, निकालने के लिए कोशिश करेंगे, उनके साथ हर मुसीबत में खड़े हो जाएंगे। तो ये मुसलमानों के हितैषी, मुसलमानों के रहनुमा हमारे साथ कम से कम एक आदमी बोल तो रहा हिम्मत करके कि भाई मुसलमान के साथ खड़े हैं। कल हम लोग सब एकजुट हो करके जब विधानसभा जाएंगे और वहाँ अपनी बात रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग मुसलमान जो वोट देंगे उस वोट की कीमत तो चुकाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे निहाल अख्तर अलीग साहब, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, कई अहम मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो कौन से सवालात थे जो छूट गए, हमें इनसे पूछना चाहिए था। भविष्य में मौका मिलेगा तो ज़रूर पूछेंगे। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, जाने से पहले अपना कमेंट छोड़ कर जाइएगा। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।